कोटद्वार और भाबर क्षेत्र में उमराव सिंह के नाम की तूती बोलती थी। 1915 से 1920 के दौर के बीच का कोई एक दिन था। उमराव सिंह घर पर हिसाब में डूबे हुए थे कि तभी उन तक एक चिट्ठी पहुंची। उमराव सिंह ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हो गया था कि अगली बारी उनकी है और उन्हें अपनी जमी जमाई दौलत गंवानी पड़ सकती है। उस चिट्ठी में लिखा था, हम तुम्हें लूटने आ रहे हैं। उमराव सिंह डरे भी और गुस्सा भी हुए, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते थे। उमराव सिंह ने चिट्ठी अपने नौकर को पकड़ाई और उससे कहा कि वो इसे पुलिस तक पहुंचा दे। उमराव सिंह के घर से कोटद्वार करीब 20 किलोमीटर दूर था। वो दूरी जल्दी से तय हो, इसके लिए उमराव ने अपने नौकर को घोड़ा भी दे दिया और यहीं पर उससे गलती हो गई। घोड़े पर बैठकर नौकर जब दुर्गापुरी नाम की जगह पर पहुंचा तो वहां खड़े कुछ लोगों ने उसे देख लिया। उन लोगों को शक हुआ कि एक नौकर घोड़े पर कैसे जा सकता है। इन लोगों ने उसे रोका और पूछताछ की। पूछताछ करने वाले इन लोगों का पहनावा ऐसा था जैसे कि कोई पुलिस वाले होंगे। नौकर ने सारी बात बता दी और चिट्ठी उन्हें सौंपकर चला गया। हालांकि नौकर क्या जानता था कि जिन्हें वो पुलिस वाला समझ रहा है, उन्होंने ही वो चिट्ठी उमराव सिंह को भेजी थी। उमराव सिंह के मंसूबों का पता चलने पर वो लोग इतने आग बबूला हुए कि वे सभी तुरंत घोड़ों पर सवार होकर उमराव सिंह के घर पहुंचे और उन लोगों में से एक शख्स ने आगे आकर उमराव सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली मारने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जिसका नाम सुनकर ही लोग थर थर कांपते थे। वो कद का नाटा भले ही था, लेकिन पुलिस वाले तक भी उससे डरा करते थे। इस शख्स को किसी ने गरीबों का रॉबिन हुड नाम दिया तो किसी ने सबसे खूंखार डाकू का तमगा दिया। अंग्रेजों ने इस डाकू को पकड़ने के लिए पूरी फौज लगा रखी थी। जिम कॉर्बेट ने भी इसे पकड़ने में अंग्रेजों की मदद की, लेकिन जब वो पकड़ा गया तब कॉर्बेट को उस पर दया आने लगी और वो उसके हाल देखकर दुखी होने लगे। एक वक्त में यूपी और उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में खौफ का सबसे बड़ा नाम रहा ये छोटे कद का डाकू था सुल्ताना। वो सुल्ताना डाकू जिसके जीवन को लेकर इतने किस्से कहानियां बिखरे पड़े हैं कि अब सच और कहानी में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। वो सुल्ताना डाकू जिस पर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं। कभी देहरादून के गुच्चू पानी की गुफाओं में छुपकर तो कभी उत्तराखंड के जंगलों में शरण लेने वाला सुल्ताना डाकू अमीरों के लिए भले ही काल था, लेकिन गरीबों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। लगभग एक किंवदंती बन चुका सुल्ताना डाकू आखिर था कौन? क्यों उसे भारत का रॉबिन हुड कहा गया और क्यों जिम कॉर्बेट ने पहले उसे पकड़वाया और फिर क्यों उन्हें उसके हाल पर दया आने लगी? इस रिपोर्ट में खोजेंगे उत्तराखंड की धरती पर पड़े इस डाकू के निशान को। आज पेश है भारतीय इतिहास के सबसे फेमस डाकुओं में से एक सुल्ताना डाकू की असल और तथ्यपरक कहानी। चाहे फिल्मों में हो या कहानियों में, आपने सुल्ताना डाकू का नाम जरूर सुना होगा। कई लोगों को तो ये एक काल्पनिक किरदार भी लग सकता है, लेकिन सुल्ताना डाकू एक जीता जागता इंसान था जिसने अमीरों, अंग्रेजों और तत्कालीन पुलिस प्रशासन की नाक में दम करके रखा था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का हरथला गांव, यहाँ पर 1901 में जन्म हुआ सुल्तान सिंह का। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स उसका जन्म स्थान बिलारी और बिजनौर भी बताते हैं। खैर, वो पैदा हुआ ही था कि उस पर अपराधी होने का टैग लग गया। दरअसल सुल्तान का जन्म बिजनौर मुरादाबाद इलाके में रहने वाले भांतू समुदाय में हुआ था। भांतू अपने आप को राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। अंग्रेजों ने भांतू समुदाय को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत अपराधी जाति
घोषित किया हुआ था, यानी कि ये कुछ अपराध करें चाहे ना करें, लेकिन कानूनन ये अपराधी थे। माना जाता है कि इस समुदाय से कई चोर और डाकू निकला करते थे, इसी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स में शामिल कर दिया। सुल्तान सिंह जब बड़ा हो रहा था तो अपने लोगों पर हो रही ज्यादतियों का गवाह भी बन रहा था। अंग्रेजों ने कांट के भातु समुदाय के लोगों को नवादा के सॉल्वेशन आर्मी कैंप में बसाया हुआ था। अंग्रेजों का मानना था कि कैंप में रहने से समुदाय के बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे, लेकिन सुल्तान सिंह को ये कैद मंजूर न थी। एक दिन सुल्तान सिंह किसी तरह इस कैंप की दीवारों को लांघने में कामयाब हो गया और शिवालिक और तराई के बीच फैले जंगलों में भाग चला, और फिर वो दुनिया के सामने सुल्तान सिंह नहीं बल्कि सुल्ताना डाकू के तौर पर सामने आया। हालांकि सुल्तान सिंह के डाकू बनने की एक और कहानी मिलती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्ताना के डाकू बनने की वजह धर्मांतरण थी। ये रिपोर्ट बताती है कि सुल्ताना बचपन से ही भेदभाव देखते हुए बड़ा हुआ। जब वो 17 साल का था तो उसने देखा कि उसके लोगों पर अंग्रेज जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं। बताया जाता है कि ये सब देखकर सुल्तान सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और उसने गांव छोड़कर जंगलों का रुख कर लिया। और एक कहानी ये भी आती है कि उसे एक अंग्रेज महिला से प्यार हो गया था, लेकिन जब अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसने इस महिला का अपहरण ही कर लिया और इस तरह उसने अपराध की राह पकड़ ली। इन तीनों ही कहानियों में पहली वाली ही सबसे सटीक नजर आती है, क्योंकि अपराधी समुदाय घोषित हो जाने की वजह से उनके समुदाय पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, और शायद इन पाबंदियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए ही सुल्तान सिंह अपने गांव या फिर सॉल्वेशन कैंप से भागा होगा। और इसके बाद सुल्तान सिंह दुनिया के सामने सुल्ताना डाकू बनकर आया। सुल्तान सिंह अब सुल्ताना डाकू बन चुका था। उसने अपना गिरोह बना लिया था। हालांकि सुल्ताना डाकू ने अपने लिए एक उसूल तय किया हुआ था। उसका उसूल था कि वो कभी किसी गरीब को नहीं लूटेगा, और यही वजह है कि उसके ज्यादातर पीड़ित अंग्रेज और क्षेत्र के अमीर लोग ही हुआ करते थे। सुल्ताना नजीबाबाद से लेकर कुमाऊं के नैनीताल, काला ढूंगी, रामनगर और काशीपुर तक एक्टिव था। सुल्ताना डाकू ने अपने गिरोह के साथ शुरुआत में छोटी छोटी चोरियों को अंजाम दिया। बाद में भले ही अंग्रेजों को सुल्ताना को पकड़ने के लिए दांतों तले चने चबाने पड़ गए हों, लेकिन अपने शुरुआती दौर में वो एक बार गिरफ्तार हुआ भी। अमर उजाला के मुताबिक उर्दू के पहले जासूसी उपन्यासकार और मशहूर पुलिस अधिकारी जफर उमर उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे। इस पर जफर को 5,000 रुपए का इनाम भी मिला था। इस बात का जिक्र जफर की बेटी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब है हम में भी किया हुआ है। वो बताती हैं कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, लेकिन इस वक्त तक सुल्ताना पर सिर्फ चोरी के आरोप थे, हत्या के नहीं। इसी वजह से उसे सिर्फ 4 साल की जेल की सजा हुई। 4 साल बाद जब सुल्ताना बाहर आया तो उसने नजीबाबाद और सहारनपुर में मुखबिरों का जाल बिछाया और अपने गिरोह को इकट्ठा कर फिर लूट के खेल में जुट गया। सुल्ताना डाकू अभी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर के जंगलों में ज्यादा एक्टिव रहता था। सुल्ताना के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो कहीं डकैती का प्लान बनाता तो पहले शिकार को चिट्ठी भेज देता कि वो उसके यहाँ लूट को अंजाम देने वाला है। सुल्ताना खौफ बनाए रखने के लिए कई परपंच करता। भावर के खूनी बड़ गांव के लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ स्थित बड़ यानी बरगद के पेड़ पर सुल्ताना हत्या कर शवों को टांग देता था, और ऐसा वो इसलिए करता था ताकि लोगों के बीच उसके नाम का खौफ बना रहे। कहा जाता है कि इसी वजह से इस गांव का नाम खूनी बड़ पड़ा। अमर उजाला की रिपोर्ट में जफर अमर के हवाले से भी बताया गया है कि सुल्ताना डाकू निडर होकर डकैती डालता था और हमेशा पहले से लोगों को सूचित कर देता था कि वो आने वाला है। उमर बताते हैं कि डकैती के दौरान वो खून बहाने से जहां तक हो सकता बचने का प्रयास करता था, लेकिन अगर कोई विरोध करता या उसे या उसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनकी
हत्या करने से भी परहेज नहीं करता था। डकैती डालने की सूचना देने के लिए सुल्ताना कभी चिट्ठी भेजता तो कभी संबंधित घर की दीवार पर खुद के आने की सूचना को चस्पा कर देता। बिजनौर के गांव जालपुर में सुल्ताना ने 22 मई 1922 को एक डकैती डाली थी। इसमें 17,248 रुपए लूटे गए थे। आज भी इस केस के दस्तावेज यहाँ मिल जाते हैं। सुल्ताना डाकू एक तरफ अमीरों को लूटता तो दूसरी तरफ गरीबों पर लुटाता। यही वजह है कि क्षेत्र के लोगों के बीच उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता। सुल्तान के इस व्यवहार की वजह से ही लोग उसकी मदद करने में भी नहीं कतराते थे। सुल्ताना डाकू के बारे में जिम कॉर्बेट अपनी किताब माय इंडिया में लिखते हैं कि सुल्ताना ने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा और कभी भी किसी को दान देने को मना नहीं किया। वो जब भी छोटे दुकानदारों से कुछ खरीदता तो उस खरीद का 2 गुना पैसा दुकानदार को दिया करता था। सुल्ताना डाकू किसी महिला और बच्चे पर भी अत्याचार नहीं करता था और ना ही किसी को करने देता था। एक तरफ सुल्ताना अमीरों के लिए खौफ का नाम था तो दूसरी तरफ गरीबों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। यही वजह है कि उसे भारत का रॉबिन हुड भी नाम दिया जाता है। हालांकि पुलिस की नजर में वो एक अपराधी भर था और इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार जतन कर रही थी। सुल्ताना अक्सर अपने गिरोह के साथ जंगलों में रहा करता था, लेकिन उसके 2 ठिकाने सबसे ज्यादा फेमस थे। एक तो देहरादून का गुच्चू पानी, जिसका नाम रोवर्स के पड़ा ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पर सुल्ताना जैसे कई डाकू छुपकर गायब हो जाया करते थे। इसके अलावा नजीबाबाद में स्थित पत्थरगढ़ के किले पर भी सुल्ताना का कब्जा था। ये किला आज भी सुल्ताना डाकू के किले के नाम से जाना जाता है। साल 1922 आते आते सुल्ताना डाकू का खौफ इतना हो चुका था कि अगर किसी पुलिस थाने से वो गुजरता तो थाने के सिपाही उसे अपने हथियार तक सौंप दिया करते थे। अब तक सुल्ताना डाकू ने अपने गिरोह में करीब 300 सदस्य जोड़ लिए थे। इनके पास उस वक्त के आधुनिक हथियार तो थे ही, लेकिन इससे बढ़कर सुल्ताना के लिए उनकी वफादारी थी। सुल्ताना की बढ़ती ताकत ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती साबित हो रही थी। कुमाऊं के कमिश्नर पेर्सी विनहम सुल्ताना को किसी भी हाल में जेल में डालना चाहते थे। तब उन्होंने अंग्रेज सरकार से अपने सबसे बेहतरीन पुलिस ऑफिसर फ्रेडरिक यंग को भेजने के लिए कहा। फ्रेडरिक यंग यानी फ्रेडी को इतना तो पता था कि सुल्ताना का ठिकाना आज के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जंगल हैं, हालांकि उसे इन जंगलों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में यंग ने मदद ली कुमाऊं में रहने वाले जिम कॉर्बेट की। जिम अपनी किताब माय इंडिया में जिक्र करते हैं कि उन्हें सबसे पहले सुल्ताना का तब पता चला जब उसने गरप्पू में डेरा डाला, जो उनके विंटर होम काला ढूंगी से कुछ दूर था। वो लिखते हैं कि यंग को सुल्ताना को पकड़ने के लिए खुली छूट दी गई थी। यंग ने उस क्षेत्र के सबसे काबिल पुलिस वालों की एक टीम बनाई। एक बार यंग को खबर लगी कि सुल्ताना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर पार्टी में आने वाला है। यंग ने यहीं सुल्ताना को पकड़ने का प्लान भी बना लिया। पार्टी का दिन आया, सुल्ताना और उसके गिरोह के दूसरे लोग भी आए। यंग और उनकी टीम भी पार्टी की जगह पहुंच ही गई थी, लेकिन उससे पहले ही अंधेरे की वजह से टीम रास्ता भटक गई और सुल्ताना को बचकर भाग निकलने का मौका मिल गया। 1923 में हुए इस वाकये के बाद यंग और भी फुर्तीले तरीके से सुल्ताना की खोज में जुट गए। फ्रेडरिक यंग के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके थे कि उसने सुल्ताना डाकू को एक संदेश भिजवाया और मुलाकात का समय मांगा। फ्रेडी ने अपने खत में सुल्ताना को समय, तारीख और स्थान खुद ही तय करने की बात लिखी। सुल्ताना ने भी यंग के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। दोनों की मुलाकात भी हुई। काफल ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्ताना ने फ्रेडी को तोहफे में एक तरबूज दिया और कहा कि वो बिना किसी डर के इस तरबूज को खा सकता है। इस मुलाकात में फ्रेडी ने सुल्ताना को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सुल्ताना ने इससे इनकार करते हुए यंग को सलाह दी कि वो उसे पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम न उठाए। सुल्ताना ने यंग को याद दिलाते हुए कहा कि कैसे उसने एक हमले में जिम कॉर्बेट और यंग की जान बख्श दी थी।
भले ही सुल्ताना ने यंग को खुद से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन यंग भी हार मानने वाले नहीं थे। उसकी कई कोशिशें विफल हुई, लेकिन वो बार बार नई रणनीतियां बनाकर उसे पकड़ने की योजना बनाता। चूहे बिल्ली के इस खेल में एक बार फिर सुल्ताना के नजीबाबाद के जंगलों में छुपे होने की खबर यंग को लगी। अब तक यंग समझ चुका था कि सुल्ताना को पकड़ने का उसका प्लान बार बार इसलिए फेल हो रहा था क्योंकि पुलिस में ही सुल्ताना के कई मुखबिर थे जो उसे खबर दे देते थे। इसमें से एक थे मनोहर लाल नाम के पुलिस अधिकारी। यंग ने बड़े रणनीतिक ढंग से सबसे पहले मनोहर लाल का ट्रांसफर दूर दराज के इलाके में कर दिया। फिर यंग ने नजीबाबाद के बुजुर्गों की मदद लेकर सुल्ताना के एक विश्वसनीय व्यक्ति मुंशी अब्दुल रज्जाक को अपने साथ मिला लिया। क्योंकि सुल्ताना रज्जाक पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता था, तो सुल्ताना को फंसाने के लिए रज्जाक ने उसे एक ऐसी जगह पर बुलाया जहाँ पर पुलिस वाले पहले से ही छुपे हुए थे। जैसे ही सुल्ताना तयशुदा जगह पर पहुंचा, सैमुअल पेरिस नामक अंग्रेज अधिकारी ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। इस दौरान वो सुल्ताना की राइफल छीनने में कामयाब भी रहे। स्क्रोल ने यंग की रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसमें यंग लिखते हैं कि ना तो मुझे, न भांतु समुदाय को और ना ही क्षेत्र की आम जनता को विश्वास था कि सुल्ताना कभी जिंदा पकड़ा जाएगा, वो भी किसी पक्ष की जान लिए बिना। लेकिन ऐसा हो गया था। सुल्ताना डाकू गिरफ्तार हो चुका था और उसे आगरा जेल लाया गया। आगरा में सुल्ताना समेत दूसरे लोगों पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को मौत की सजा हुई। सुल्ताना के कुछ साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। सुल्ताना को पकड़ने में बहुत अहम रोल निभाने वाले जिम कॉर्बेट सुल्ताना के साथ किए गए व्यवहार से खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी किताब माई इंडिया में लिखा, मैं चाहता था कि उसे बेड़ियां पहनाकर लोगों के सामने ना ले जाया जाए और ऐसे उसे मजाक का पात्र ना बनाया जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि सिर्फ इस बिना पर उसे थोड़ी कम कठोर सजा दी जाए कि उस पर पैदा होते ही अपराधी का ठप्पा लग गया था। जब उसके हाथ में ताकत थी तब भी उसने गरीबों को कभी नहीं सताया। कॉर्बेट किताब में उस घटना का भी जिक्र करते हैं जब उन्हें और यंग की जान सुल्ताना ने बख्श दी थी। कॉर्बेट लिखते हैं कि सुल्ताना खराब इंसान नहीं था। जब हम उसे खोज रहे थे तब एक बार उसने बरगद के एक पेड़ के पास मुझे, यंग और अन्य साथियों को देख लिया था। हम उसके निशाने पर थे, लेकिन फिर भी उसने गोलियां नहीं चलाई। उसने हमारी जान बख्श दी थी, जबकि उसे पता था कि हम उसे पकड़ने या मारने के लिए ही जंगल में उतरे हैं। हालांकि सुल्ताना डाकू को कानून मौत की सजा सुना चुका था और 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। और ऐसे अंत हुआ उस कुख्यात डाकू का जो भारत का रॉबिन हुड कहलाया। सुल्ताना डाकू का खौफ और दानवीरता अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन कई किस्सों और कहानियों ने जरूर जन्म ले लिया था। सुल्ताना के लिए जिम कॉर्बेट ही नर्म दिल नहीं थे, बल्कि खुद यंग भी इस डाकू से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि सुल्ताना ने यंग से कहा था कि वो सुनिश्चित करे कि उसका बेटा एक इज्जतदार इंसान बने। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्ताना को फांसी होने के बाद उसके बेटे की देखरेख यंग ने ही की। बताया तो ये भी जाता है कि यही बेटा बड़ा होकर IPS ऑफिसर बना। हालांकि कई जगहों पर सुल्ताना की मौत के बाद उसकी पत्नी पुतली के डाकू बनने की बात भी कही जाती है। सुल्ताना डाकू ने अपने दौर में चाहे अच्छा काम किया हो या फिर बुरा, लेकिन उसके काम ने उसे पूरे भारत में फेमस कर दिया। सुल्ताना डाकू पर बॉलीवुड में तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन लोक कथाओं और लोक गीतों का भी वो बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। सुल्ताना डाकू की जिंदगी के ये अलग अलग पहलू जानकर और सुनकर आपको कैसा लगा? कोई किस्सा या कहानी आपने भी सुना है तो उसकी जानकारी भी जरूर कमेंट बॉक्स में दें। भारत के रॉबिन हुड की कहानी तो आपने जान ली, लेकिन आपको भारत के एक ऐसे देशभक्त की कहानी भी जान लेनी चाहिए जिस पर माफियाओं को खत्म करने का आरोप लगा और उसे सालों तक जेल भी रहना पड़ा। हम बात कर रहे हैं भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले लक्ष्मण सिंह बिष्ट और लक्की बिष्ट की। देखिए लक्की बिष्ट के साथ ये खास बातचीत और जानिए कहानी एक ऐसे एजेंट की जिसने हल्द्वानी में 2 गैंगस्टर का खात्मा किया था। जरूर देखें और साथ ही बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट और ये पेशकश
कैसी लगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।